सो हे गाइस, मैं विकास आया हूँ एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों आप सभी का 27 मार्च को साइंस का एग्जाम होने वाला है। किस चीज़ का एग्जाम होने वाला है? तो साइंस का एग्जाम होने वाला है। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में कुछ ऐसे क्वेश्चंस को लेके आ गया हूँ कि जो कि साइंस के बोर्ड के एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। हर साल मतलब क्या, 40 ऐसे क्वेश्चन है, 40 के 40 जो कि हर साल पूछे जाते हैं, मतलब हर साल रिपीट किया जाता है। मतलब यही जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन जो है हर साल किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछा गया है। तो दोस्तों अगर आप इन क्वेश्चन को करके चले जाते हो तो आपके बोर्ड के एग्जाम में डिट्टो इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। और कुछ तो ऐसे क्वेश्चन होंगे कि जैसा क्वेश्चन मैं यहाँ पर बता रहा हूँ वैसा क्वेश्चन ही आपको बोर्ड के एग्जाम में भी दिखेगा। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। एक नंबर क्या पूछा गया, यदि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है तो परावर्तन कोण क्या होगा? तो परावर्तन कोण क्या होगा? तो एक का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा? तो 45 डिग्री। क्यों दोस्तों? क्योंकि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक, 90 डिग्री मतलब ये 45 और 45 डिग्री का होगा। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। 2 नंबर, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो 2 का ऑप्शन सी मुख्य अक्ष कहते हैं। सही आंसर हो जाएगा। अब 3 नंबर में क्या पूछा गया है, यदि f का मान 16 सेंटीमीटर है तब r का मान क्या होगा? क्या बोल रहा है दोस्तों? f का मान 16 सेंटीमीटर तो r का मान क्या होगा? तो हमें दोस्तों फॉर्मूला तो पता ही है, f इज इक्वल टू आर बाई 2 होता है। और f का मान यहाँ पर क्या दे दिया है? 16 सेंटीमीटर इज इक्वल टू आर बाई 2। जब 2 इधर जाएगा तो 16 से गुना हो जाएगा। 16 से गुना जब हो जाएगा इंटू 2 करेंगे तो यहाँ पर 32 आंसर आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 32 कहाँ पर है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, 32 सेंटीमीटर। 4 में क्या पूछा गया है दोस्तों? 4 में पूछा गया है कि अवतल दर्पण में वस्तु का कहाँ रखा गया है जिससे उसका सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा? कहाँ रखा गया है? तो 4 का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, ध्रुव और फोकस के बीच में। अब 5 नंबर में उत्तल दर्पण का प्रयोग निम्नलिखित में से किस वस्तु में किया जाता है? तो 5 का ऑप्शन नंबर, जो उत्तल दर्पण का प्रयोग है निम्नलिखित में से किस वस्तु में किया जाता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग दोस्तों इसका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, गाड़ी के साइड मिरर में इसका उपयोग किया जाता है उत्तल दर्पण का। अब आगे आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में। क्या पूछा गया है? 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, जल में सिक्का डालने पर वह अपनी वास्तविक स्थिति से ऊपर उठा दिखाई देता है, यह प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है? यह प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है? तो 6 का ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, प्रकाश का जो अपवर्तन होता है उसको दर्शाता है। अब आते हैं 7 नंबर में। 7 नंबर में क्या पूछा गया है, लेंस के किस बिंदु पर प्रकाश की किरणें अपने मुख्य पथ से विचलित नहीं होती है? किस बिंदु पर? तो 7 का ऑप्शन बी प्रकाश के केंद्र पर। ठीक दोस्तों। अब 8 नंबर में क्या पूछा गया है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं क्योंकि, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं क्योंकि ए इसका ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, वह प्रकाश की किरणों को एक जगह एकत्र करता है। क्या कहता है? अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि एक जगह एकत्रित करता है। 9 में क्या पूछा गया है, नेत्र में जाने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है? तो 9 का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, कौन करता है? तो पुतली करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब 10 नंबर क्या पूछा गया है, सामान्य नेत्र के निकट बिंदु क्या है? सामान्य नेत्र की निकट बिंदु क्या है दोस्तों? 10 का ऑप्शन नंबर बी 25 सेंटीमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। 25 मीटर नहीं, 25 सेंटीमीटर। ठीक दोस्तों। अब 11 में क्या पूछा गया है, मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है? मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है? उल्टा एवं वास्तविक है। अब 12 नंबर क्या, जरा दृष्टिता होने का क्या कारण है? जरा दूरदृष्टिता होने का क्या कारण है? तो 12 का ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, समंजन क्षमता का घट जाना ही इसका कारण है। 13 में क्या पूछा गया, अभिनेत्र लेंस की क्षमता जिसके कारण वह अपने फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? तो 13 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या कहलाता है? तो समंजन कहलाता है। अब आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया दोस्तों? 14 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया, अब 14 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा था दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है? तो कौन सी रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है? तो 14 का ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, 3Fe प्लस 4H2O गिव्स आउट Fe3O4 प्लस 4H2, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्यों होगा सही आंसर? क्योंकि यहाँ पर देखिए दोस्तों, आयरन 3 है, इधर भी 3 आयरन है, यहाँ पर ऑक्सीजन 8 है तो यहाँ पर भी ये हाइड्रोजन 8 है तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन 8 है। यहाँ पर ऑक्सीजन दोस्तों के गो है? 4 गो है। तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन के गो है दोस्तों? तो 4 गो है। तो आगे दोस्तों क्या दिया है 15 नंबर क्वेश्चन में, दिए गए समीकरण में किस पदार्थ का उपचयन तथा अपचयन हो रहा है? उपचयन मतलब दोस्तों ऑक्सीजन का जुड़ना, अपचयन मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना। तो किस पदार्थ का उपचयन तथा अपचयन हो रहा है? उपचयन किस में हो रहा है दोस्तों? तो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो इसका उपचयन है। तो इसका
जो 15 का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। H2 CuO का क्या हो रहा है, उपचयन और अपचयन हो रहा है। 16 नंबर क्या पूछा गया है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया है, भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं दोस्तों, तो 16 का ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, अभिकारक कहते हैं। अब आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन में, क्या पूछा गया है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद का कुल द्रव्यमान अभिकारक के द्रव्यमान के होता है, क्या होता है, तो 17 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, बराबर होता है। मतलब रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद का कुल द्रव्यमान अभिकारक के द्रव्यमान के क्या होता है, तो बराबर होता है। अब 18 नंबर में आ जाते हैं। 18 नंबर में क्या पूछा गया दोस्तों, 18 में पूछा गया है CH4 + 2O2 गिव्स आउट CO2 + H2O + ऊर्जा, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो किस प्रकार की अभिक्रिया, ऊर्जा निकल रहा है, मतलब उसमें क्षेपीय अभिक्रिया। इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। 19 में क्या पूछा गया है, A+ अम्ल गिव्स आउट लवण + कार्बन डाइऑक्साइड + जल, उपरोक्त समीकरण में ए क्या है, मतलब ए क्या है दोस्तों, तो 19 का ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। 19 का ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। क्या है, ए कार्बोनेट है, क्या है, कार्बोनेट। 19 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आते हैं 20 नंबर, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में नीला पत्र डालने पर वह लाल नहीं हो जाएगा। किस पदार्थ में, तो 20 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, NaOH में। अब आते हैं दोस्तों 21 नंबर, दिए गए किस लवण में क्रिस्टलीकरण का जल मौजूद होता है। किस लवण में क्रिस्टलीकरण का जल मौजूद होता है, तो 21 का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, CuSO4 × 5H2O में। अब 22 नंबर क्या पूछा गया, जल की स्थायी कठोरता दूर करने में किस लवण का प्रयोग किया जाता है। 22 का ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, NaCO3 का। अब आगे बढ़ते हैं 23 नंबर में, जल की उपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपना अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है, क्योंकि 23 का ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसमें क्या होता है, H+ आयन उपस्थित रहता है। अब आते हैं 24 नंबर में। 24 नंबर पर पदार्थ ABCD का pH मान क्रमशः 2, 4, 7, 14 है। यह पदार्थ में कौन क्षारक है। 24 का ऑप्शन डी सही आंसर होगा, डी क्या है, क्षारक है। ठीक दोस्तों, क्योंकि 7 से कम वाले अम्ल होते हैं। अब आते हैं 25 नंबर क्वेश्चन में, इस चित्र में कौन सा अभिक्रिया हो रहा है, तो कौन सा अभिक्रिया हो रहा है, तो 25 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, वियोजन अभिक्रिया हो रहा है। अब 26 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, भोजन एवं अन्य पदार्थों को शरीर में एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने के लिए कौन जैव प्रक्रम उत्तरदायी है। तो 26 का ऑप्शन नंबर डी संवहन जैव प्रक्रम उत्तरदायी है। 27 नंबर में क्या पूछा गया है, प्रकाश संश्लेषण में निम्नलिखित में किस पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश संश्लेषण में कौन से पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है, तो 27 का सी कार्बोहाइड्रेट का आवश्यकता नहीं होता है। 28 में क्या पूछा गया है, मनुष्य में किस प्रकार का पोषण होता है, तो 28 का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, परजीवी पोषण प्राणी होता है। 28 का सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 29 में क्या पूछा गया है, वसा के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है, तो 29 का ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, लाइपेज जो है एंजाइम उत्तरदायी है। अब 30 में क्या पूछा गया है, 30 में पूछा गया है श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज का पाइरूवेट में टूटना कहाँ होता है, तो 30 का ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अब आते हैं 31 नंबर में, पौधों में पत्तियों द्वारा बने हुए भोजन का संवहन किसके द्वारा होता है, तो 31 का ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, किसके द्वारा होता है, फ्लोएम के द्वारा होता है। अब 32 नंबर में क्या पूछा गया है, किसी जीव को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कौन सा प्रक्रिया आवश्यक है, तो 32 का ऑप्शन सी जनन प्रक्रिया आवश्यक है, सही आंसर हो जाएगा। अब 33 नंबर में क्या पूछा गया है, दिया गया चित्र किस प्रकार के जनन को दर्शाता है। ये जो चित्र है किस प्रकार के जनन को दर्शा रहा है दोस्तों, तो ये चित्र है ऑप्शन बी कायिक प्रबंधन को दर्शा रहा है। 33 का ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं 34 नंबर में, बीज में भ्रूण होता है जो उपयुक्त परिस्थितियों में नवोद्भिद में विकसित हो जाता है, इस प्रक्रम को क्या कहते हैं, तो इस प्रक्रम को दोस्तों क्या कहते हैं, अंकुरन कहते हैं। इसका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अब 35 नंबर में क्या पूछा, गर्भाशय के किस भाग में निषेचन होता है, गर्भाशय किस भाग में होता है, तो 35 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, डिम्ब वाहिनी में होता है। अब आते हैं 36 नंबर में, क्या पूछा गया, जल विद्युत संयंत्र के लिए निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य है, तो 36 का ऑप्शन सी सही आंसर, कौन सा कथन सत्य है, इस संयंत्र में के निर्माण में पारिस्थितिक तंत्र नष्ट हो जाता है, कौन सा ऑप्शन सही, तो सी आंसर सही है। अब आते हैं 37 नंबर क्वेश्चन में, सौर सेल के उपयोग में क्या सीमाएं हैं। जो 37 नंबर क्वेश्चन है, 37 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, यह अत्यधिक महंगा है। अब आते हैं 38 नंबर क्वेश्चन में, 38 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया, नाभिक ऊर्जा के उपयोग की क्या सीमाएं है, 38 का ऑप्शन डी सही आंसर है, नाभिकीय अपशिष्ट का भंडारण में समस्या उत्पन्न होना। ठीक दोस्तों, अब आते हैं 39 नंबर में, 39 नंबर में क्या पूछा गया दोस्तों 39 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में कौन ऊर्जा स्रोत का उपयोग करना पर्यावरण के लिए सबसे अधिक अच्छा है,
कौन सा ऊर्जा स्रोत का करना सबसे अच्छा है? दोस्तों ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जो अब 40 नंबर क्वेश्चन क्या है? 40 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विद्युत संयंत्र में जीवाश्म ईंधन का प्रयोग होता है? तो 40 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, तापीय विद्युत संयंत्र। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और इस तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, और यह वीडियो सभी मित्रों को भी शेयर कर दें, क्योंकि उनको भी एग्जाम में जैसे कि हेल्प हो जाए।